हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 5.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो ये प्रश्नावली है 5.3, इसमें टोटल कितने सवाल हैं? इसमें टोटल 6 सवाल हैं और इन 6 के 6 सवालों का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो भी सवाल इस प्रश्नावली में पूछे गए हैं वो सब के सब प्रायिकता के बारे में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रायिकता का क्या मतलब होता है, प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ठीक है, प्रायिकता, ठीक है, क्या चीज होती है? जैसे जनरल लाइफ में आपने सुना होगा, ठीक है, कभी ना कभी अपने जीवन में, कि किसी भी काम को करने के इतने चांसेस हैं या फिर इतनी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जब भी किसी घटना के घटित होने की जो संभावनाएं हैं या जो चांस हैं उसको हम मैथ से जोड़ दें, यानी कि उसको हम गणित में निकालें कि कितना है, संभावना कितनी है, गणित में निकालें तो वो प्रायिकता बन जाती है। यानी कि जब भी आप किसी घटना के होने की संभावना को गणित में निकाल रहे हो, मैथ्स में निकाल रहे हो, तो क्या बन जाएगी? प्रायिकता बन जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, ठीक है ना, आपके पास क्या है? आपके पास एक सिक्का है, आपने सिक्का उछाला तो या तो चित आएगा या पट आएगा, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना, जब सिक्का उछालोगे चित आएगा या पट आएगा, मतलब या तो हेड आएगा सिक्के पे ऊपर या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। उछालने से पहले, ठीक है, आपको ये आप सोच सकते हो कि कुछ चांस क्या होंगे हेड आने के, कुछ चांस या कुछ संभावना क्या होंगी टेल आने की। तो अभी तक ये सिर्फ संभावना है जब तक आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन जब आप मैथ्स में बोल दोगे कि भाई आधी संभावना या फिर आधा चांस क्या है, आधा चांस है हेड आने का, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। यानी कि आपने जो चांस या संभावना थी हेड आने की उसको मैथ्स में निकाल दिया, गणित में निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, इसीलिए इसको सूचित किया जाता है पी से। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि भाई टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो आप बोलोगे कि दो टोटल चीजें आई हैं, दो में से एक टेल है। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा चांस टेल आने का। ठीक है, तो मतलब क्या कि जब भी किसी चीज की संभावना को हम गणित में निकाल दें तो क्या बन जाती है? प्रायिकता बन जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि प्रायिकता का क्या मतलब है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, किसी भी चीज की प्रायिकता को डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है P ऑफ E से। ठीक है, E का मतलब कोई इवेंट, कोई घटना। ठीक है, और ये उसकी प्रायिकता है। किसी भी चीज की प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, यानी कि या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। ये निशान का मतलब क्या है? या तो बराबर, ठीक है, P की तरफ मुंह खुला है, मतलब P या तो 0 के बराबर होगी या P 0 से बड़ी होगी। ठीक, और इसी तरह से किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से या तो छोटी होगी, ठीक है, प्रायिकता की तरफ चोंच है, या फिर बराबर होगी। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है? दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी, ठीक है ना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, ठीक है ना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, ठीक है, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता, ठीक है ना, किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता जोड़ के हमेशा 1 आता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कह दे कि पास होने की प्रायिकता 1/2 है, तो फेल होने की भी कितनी हो जाएगी? 1/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 1 आएगा। ठीक है, पास होने की और पास ना होने की, मतलब फेल होने की। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। होने की प्रायिकता को हम दिखाते हैं PE से, ठीक है, और ना होने की प्रायिकता को हम दिखाते हैं PE के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, इनको जोड़ के कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, किसी भी घटना की ये होने की प्रायिकता को दर्शाता है, और जब इसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया तो ये ना होने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लेते हैं कि किसी विद्यार्थी के पास होने की प्रायिकता इतनी है तो फेल होने की कितनी होगी, तो पास होने की यहाँ रखो, फेल होने की मिल जाएगी आपको, क्योंकि इसको आप, ठीक है, कभी कभी इस पे सवाल क्या पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि आज बारिश होने की संभावना 1/4 है, तो बारिश ना होने की कितनी होगी, तो आप लिख दोगे होने की जमा ना होने की 1। ठीक है, होने की जगह 1/4 लिख दोगे, ना होने की मिल जाएगी, उसको माइनस में ले जाओगे तो। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम निकालते हैं। एक बात और जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कोई घटना अगर असंभव है, यानी कि हो ही नहीं सकती, और आपसे पूछा जाए कि कोई असंभव घटना है, ठीक है, कोई असंभव घटना है,
तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे 0। जो घटना हो ही नहीं सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 0। ठीक है, इसी तरह से कोई घटना अगर निश्चित है, कोई घटना अगर निश्चित है यानी कि उसका होना तय है, ठीक है, कोई घटना अगर निश्चित है मतलब उसका होना तय है, 100% होगी ही होगी, तो उसकी प्रायिकता होती है 1। ठीक है, इसके बारे में भी कभी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता बताओ, आप लिखोगे 0, या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता बताओ तो आप लिखोगे 1। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो अब अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है ना, इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1, इसमें बोला गया इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। मतलब यहाँ पे प्रायिकता नहीं बतानी हमें बस ये बताना है कि जो ये प्रयोग किए जा रहे हैं इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या घट सकता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई जो पहला पार्ट है यानी पार्ट ए, ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो जो जो आ सकता है उसको एस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर पहिए को घुमाना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहिए को घुमाना। तो जब आप इस पहिए को घुमाओगे तो क्या क्या आ सकता है। देखो जब ये घूमेगा तो तीर कहाँ पे रुकेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा तो या तो तीर ए पे रुक जाए, ठीक है, या फिर तीर बी पे रुक जाएगा, या फिर सी पे रुकेगा, या फिर डी पे रुकेगा। ठीक है, इतनी ही चीजें हो सकती हैं। ए 2 बार है लेकिन यहाँ पे आप एक ही बार लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये लिखना है कि तीर कहाँ कहाँ पे रुक सकता है। ठीक है, या तो ए पे रुक सकता है, या बी पे रुक सकता है, या सी पे रुक सकता है, या डी पे रुक सकता है। ठीक है, तो बस हमें सिर्फ यही लिखना था कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, पार्ट ए में। ठीक, और इसी तरह से जो पार्ट बी है, इसमें बोला गया 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है। मान लेते हैं पहले सिक्के पे हेड आया, ठीक है, यानी कि चित आया, और दूसरे पे भी हेड आ गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड आया हो, दूसरे सिक्के पे टेल आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले सिक्के पे टेल आ गया हो, दूसरे पे हेड आ गया हो। ऐसा हो सकता है कि पहले पे भी टेल आया हो, दूसरे पे भी टेल आया हो। तो ये 4 चीजें हो सकती हैं। दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, तो हमारा ये जो पहला प्रश्न था ये हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ यही लिखना था। इसके अलावा जो यहाँ अब देखो जो प्रश्न संख्या 2 है, इसमें हमसे बोला गया है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो यहाँ पर भी सिर्फ हमें परिणाम लिख देना है, प्रायिकता नहीं लिखनी है। ठीक है ना, सिर्फ परिणाम लिख देना है, क्या क्या आएगा। तो क्या क्या लिखना है उससे पहले आप ये लिख लो कि सब कुछ मिला के क्या क्या आ सकता है, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपने लूडो जरूर खेला होगा, तो लूडो में जब आप पासा फेंकते हो तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, यही चीजें आ सकती हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया है ये 2 पार्ट में पूछा गया, ए पहला और दूसरा। हर एक पार्ट के भी 2-2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। तो पहले पार्ट का पहले ए और बी देखते हैं, फिर दूसरे का देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका ए पार्ट देखो। ठीक है, पहले का ए क्या बोला गया, अभाज्य संख्या। हमें सिर्फ परिणाम लिखने, तो मतलब इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हम लिखेंगे, अभी हमें प्रायिकता नहीं निकालनी है। तो भाई जब पासा आपने फेंका तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होते हैं। एग्जैक्टली 2 का मतलब ना 2 से कम गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जो 1 है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो खुद 1 है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या क्यों होती है, क्योंकि 2 1 के पहाड़े में आता है और 2 2 के पहाड़े में आता है। तो इसके पास 2 गुणनखंड है। मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 गुणनखंड इसके पास है, वो अभाज्य संख्या होगी। 3 भी अभाज्य संख्या इसलिए क्योंकि 3 1 के पहाड़े में आ रहा है और 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसके भी 2 गुणनखंड हैं, तो ये भी होगी। 4 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि 4 जो होता है ये 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और खुद 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। मैंने क्या बोला कि गुणनखंड एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा।
तो 1 के पास तो एक ही गुणनखंड है, मतलब 2 गुणनखंड से कम है। ठीक है, 4 के पास 2 से ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से 5 के पास 2 ही गुणनखंड होते हैं तो ये भी अभाज्य संख्या होगी, 6 के पास ज्यादा होते तो वो नहीं होगी। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो जो पहला है, ठीक है, जो पहला है इसका जो बी पार्ट है, जो पहला है इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्या नहीं है। भाई जो अभाज्य है उसे हटा दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा वो। ठीक है, अभाज्य नहीं है। कौन कौन से अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं होता है। ठीक है, एक के बाद 4 अभाज्य नहीं होता है और 6 अभाज्य नहीं होता है इनमें से। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक है, दूसरे पार्ट का ए देखो, दूसरे का ए क्या है, 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, दूसरे के ए में हमें क्या लिखना है, 5 से बड़ी संख्या है। भाई 5 से बड़ी कौन होगी, 5 से बड़ी होगी 6। याद रखना यहाँ पे 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 5 से बराबर होता है। इनमें से 5 से बड़ी कौन सी संख्या है, सिर्फ इनमें से देखना है। ठीक है, 6 के आगे 7 8 मत जाना। ठीक, तो इनमें से 5 से बड़ी कौन है, 6 है। ठीक है, अब जो ये दूसरा पार्ट था इसके बी पे आते हैं। ठीक, दूसरा जो है इसका बी क्या है, 5 से बड़ी नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है तो हम लिखेंगे 5 से बड़ी नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है 5 से बड़ा, 1 5 से बड़ा नहीं है, 2 5 से बड़ा नहीं है, 3 5 से बड़ा नहीं है, 4 5 से बड़ा नहीं है और 5 भी 5 से बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। ठीक है, बड़ा तो नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा बोला गया है, ठीक है, तीसरा जो है इसका जो ए है, ठीक है, तीसरे का जो ए है इसमें क्या बोला गया है, प्रश्न 1A में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रायिकता क्या बतानी है कि जब डी पे रुकेगा, कहां पर डी पे रुकेगा, जो प्रश्न संख्या 1 थी तो वापिस 1 पे जाना पड़ेगा हमें, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर 1 पे जाना पड़ेगा और हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको पहले, फिर आएंगे यहाँ पर। किसी भी घटना की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है पहले ये देख लो। मान लो हमारे पास ई कोई घटना है और इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो नीचे हमेशा आता है कुल परिणाम, नीचे हमेशा क्या आता है, कुल परिणाम, और ऊपर हमेशा आता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब जो पूछा गया है उसके अनुकूल, उसके हिसाब से कौन कौन से परिणाम है वो ऊपर आएगा और कुल नीचे आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, सवाल भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मान लो हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है और आपसे कोई पूछे प्रायिकता बताओ सम संख्या आने की, तो आप क्या लिखोगे, सम के अनुकूल कितने हैं, मतलब सम कितनी है इसमें। तो 2 एक सम संख्या होता है, 4 और 6 कितनी सम संख्या है, 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम 3 हो गए और टोटल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी, इसको काटोगे 1/2 आ जाएगा। तो मतलब क्या कि आपको इतना याद रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाई कुल परिणाम। पहले पार्ट जो है इसमें देखो क्या बोला गया हमसे, पहला पार्ट यानी कि जो ए पार्ट है, ठीक है, जो ए पार्ट है इसमें हमसे क्या बोला गया, प्रायिकता बता दो डी के आने की। ठीक है, और ये कहां से देखना है, पहले प्रश्न में से। तो नीचे तो कुल परिणाम आएंगे और ऊपर डी कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, पहले में डी 1 बार है और कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और डी कितनी बार है, वो डी के अनुकूल होगा, डी 1 बार है 5 में से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कुल परिणाम 5 है और डी उनमें सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है यानी पार्ट बी, इसमें क्या बोला गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। यानी प्रायिकता किसकी बतानी है, इक्का आने की। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, नीचे आप लिखोगे कुल परिणाम या कुल, अब यहाँ पे पत्तों की बात करी जा रही है तो आप कुल पत्ते भी लिख सकते हो, और ऊपर लिखोगे इक्कों की संख्या। ठीक है, कितने इक्के होते हैं, इक्कों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा, बाकी आप ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, वैसे लिख दोगे तब भी सही है। जो पूछा गया है वो ऊपर और कुल नीचे,
तो यहाँ पे इक्के देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं टोटल। कितने इक्के होते हैं? 4। और कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है ना, कुल पत्ते हमें बताया भी हुआ है। तो 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में 4 गया 1, आगे 2 12, 4 3 12, कितना बच गया? 1/13। ठीक है, यानी इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/13 हो जाएगी। ठीक है, ताश के ऊपर मैंने इंग्लिश मीडियम वाला जो चैनल है उस पर बना रखी है वीडियो। अगर आप ये देखना चाहते हो कितने कितने तरह के पत्ते होते हैं तो आप सर्च करना प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स बाय ए केस स्टडी, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी में बोला गया एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से निकालो। यहाँ पर आकृति है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है? लाल सेब। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लाल सेब की। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा? कुल परिणाम। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं? सेब है तो कुल सेब लिख दो। कुछ ना समझ में आए तो कुल परिणाम लिखो, छुट्टी। ठीक है, जब आपको समझ में आ रहा है क्या लिखना है तो बदल के लिखो, अच्छा रहता है। तो कुल सेब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? उसके अनुकूल कौन होगा भाई? लाल सेब के अनुकूल तो लाल सेब ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाल सेब कितने हैं। ठीक है, लाल सेबों की संख्या लिख लेना। ठीक है, तो लाल सेब देखो, पहले कुल सेब बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल सेब तो हो गए 7। इसमें से लाल का मतलब इसके ऊपर आर लिखा है वो रेड है यानी कि लाल है, जिसके ऊपर जी लिखा है वो ग्रीन यानी कि हरा है। हमारा मतलब अभी किससे? लाल से। तो रेड यहाँ पे एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये चारों क्या है? ये चारों लाल है क्योंकि आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अनुकूल परिणाम या लाल सेब कितने हो गए? 4। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 4/7। ठीक, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा है कि 10 पृथक, ठीक है ना, चौथे क्वेश्चन में बोला गया है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से लेके 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास 10 पर्चियां हैं और 10 पर्चियों में 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। हमसे बोला गया है कि एक पर्ची पर सिर्फ एक ही संख्या लिखी गई है, उन्हें बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। मतलब हमें नहीं पता कि किस पर्ची पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि पहला पार्ट, ठीक है, प्रायिकता क्या है कि संख्या 6 प्राप्त हो। तो हम लिखेंगे प्रायिकता क्या? 6 आने की। पहले पार्ट में क्या पूछा गया है? प्रायिकता 6 आने की। तो यहाँ पे आप लिख लेना, ऊपर लिखोगे अनुकूल परिणाम, नीचे लिखोगे कुल परिणाम। ठीक है, या तो पहले में मैं लिख दे रहा हूं, बाकियों में नहीं लिखूंगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और नीचे क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुल संख्याएं और ऊपर लिखोगे 6 कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, कुल परिणाम मतलब कुल कितने नंबर है? 10 नंबर है। और इसमें से 6 के फेवर में कौन है? कोई सा एक नंबर जो कि खुद 6 है। ठीक है ना, 6 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है भाई, 10 में से 6 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 10 में से 6 1 बार आ रहा है, यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/10। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से पार्ट ए के जैसे बी भी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, 1 2। ठीक है, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है? 6 से छोटी संख्या। तो हम लिखेंगे प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 6 से छोटी। ठीक है ना, 6 से छोटी संख्या। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि भाई 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या कौन कौन है? तो ये देखो, 1 6 से छोटा होता है, 2 भी 6 से छोटा होता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। 6 तो 6 के बराबर होता है और बाकी के 6 से बड़े होते हैं, मतलब और किसी को नहीं लेंगे हम। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल 5 संख्याएं जो है वो 6 से छोटी हैं। और नीचे कुल संख्याएं कितनी है? 10। कुल संख्याएं 10 है, जिसमें से 5 6 से छोटी है। तो 5/10 का मतलब क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा भी हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट में हमसे क्या बोला गया? उससे पहले इसको एक बार, जो मैंने यहाँ पर घिच कर दी, इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखो, तीसरे में क्या बोला गया? 6 से बड़ी एक संख्या, यानी कि प्रायिकता निकालनी है हमें, प्रायिकता निकालनी है। संख्या इस बार 6 से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है। 6 से बड़ी दो कुल संख्या है तो नीचे रहेगा, नीचे तो हमेशा कुल आता है, कुल संख्या 10 है। 6 से बड़ा कौन है? 7 6 से बड़ा होता है, 8 9 और 10 भी 6 से बड़े होते हैं। तो कितने जने हो गए? 1 2 3 4, तो 10 में से 4 जने हैं जो 6 से बड़े। कितना आ जाएगा काट के? 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2 बटे में कितना? 5 आ जाएगा। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट क्या होगा? अब चौथे की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, चौथा पार्ट क्या होगा उसकी बात करते हैं, उससे पहले इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, चलो चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की। ठीक है, तो एक अंक की संख्या यानी कि प्रायिकता है चौथे पार्ट में एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। तो एक अंक की संख्या, देखो यहाँ पर इसके पास भी एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है। ठीक है, ये सब जिन पे मैं गोला लगा रहा हूँ एक अंक है। 10 में 2 अंक है, 1 और 0। ठीक है ना, 10 के पास 2 अंक है। एक जो 10 लिखा है इसमें 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, मतलब इससे 2 अंक है। 10 को छोड़ दो, क्योंकि हमें क्या करना है? सिर्फ एक अंक की संख्या निकालनी। तो एक अंक की कितनी संख्या हो गई टोटल? 9। 10 को छोड़ना है और कुल संख्या कितनी है? 10। तो 9 बटे 10 आ गया। तो ये चौथा भी हो गया। अब बात करते हैं पांचवे की। पांचवा क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से देखना। पांचवे में बोला है यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है जो नीला हो? तो यहाँ पर देखो इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हरे त्रिज्यखंड कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हरे त्रिज्यखंड। ठीक है, हरे त्रिज्यखंड कितने हैं? हरे त्रिज्यखंड है 3। इसी तरह नीले त्रिज्यखंड कितने हैं? ठीक है, नीले त्रिज्यखंड कितने हैं? एक नीला त्रिज्यखंड है और एक ही लाल भी है। ठीक है, तो लाल त्रिज्यखंड कितने हो गए? 1 हो गए। तो अब मुझे बताओ पहले कुल त्रिज्यखंड कितने हुए, क्योंकि हमें कुल की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कुल त्रिज्यखंड कितने हो गए भाई? सबको जोड़ दोगे। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, तो कुल त्रिज्यखंड कितने हो गए? 5 हो गए। अब हमसे क्या बोला गया पहले पार्ट में? पहले पार्ट में हमसे बोला गया है कि एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो हम लिखेंगे प्रायिकता कितने की? एक, कोई सा भी एक त्रिज्यखंड। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड की क्या हो जाएगी प्रायिकता? टोटल त्रिज्यखंड नीचे आएगा भाई, कुल त्रिज्यखंड नीचे आएगा और कुल में से सिर्फ कितने का निकालना है? 1 का, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड की प्रायिकता 1/5 हो गई। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा त्रिज्यखंड क्या होता है, तो देखो ये जो डिजाइन है, ठीक है, इस क्षेत्रफल को, इस सबको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या चीज होती है? अगर मैं पूरा एक वृत्त बनाता, ठीक है, और ये उसका केंद्र होता, तो ये उसकी त्रिज्या होती, ये उसकी त्रिज्या होती, ये भी उसकी त्रिज्या होती। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये त्रिज्यखंड था हमारे पास, ठीक है, जो ये त्रिज्यखंड था, ऐसे ऐसे हरे त्रिज्यखंड 3 है, ऐसा ही नीला त्रिज्यखंड 1 है और लाल त्रिज्यखंड 1 है, सब आपस में बराबर बराबर साइज के हैं। ठीक है, तो उसी में से हमें ये बताना था। पहला हो गया। दूसरा, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो? जो नीला ना हो, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जो नीला नहीं हो। ठीक है, नीला ना हो, तो भाई ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो। नीचे तो कुल त्रिज्यखंड आएंगे, कुल कितने हैं? 5। तो इसमें से नीला जो नहीं है वो कौन कौन है? ये हरा है तो मतलब नीला तो नहीं होगा, ये लाल है मतलब नीले नहीं होंगे। मतलब जो नीला है उसे हटा दो, नीले को हटा के जो बचा, यानी कि हरा और लाल, 3 और 1 4। ठीक है, ये नीले नहीं है, तो 4/5 आ जाएगा। तो पांचवा प्रश्न भी हो गया। ठीक है, अब छठा प्रश्न की बात करते हैं। जो छठा प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है? प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रश्न 2 है उसमें जो जो घटनाएं हमने निकाली थी उनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो वापिस से प्रश्न 2 पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न 2, इनकी क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न 2 है इसकी अगर मैं प्रायिकता निकालूं, ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, छठे को हम यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो
क्वेश्चन क्या था दोबारा से एक बार पढ़ लो इसको, जो भूल गया इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो जब आप लूडो वाला पासा फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर आएंगे। तो यहाँ पे इस बार हमें प्रायिकता निकालनी है छठे क्वेश्चन में, ठीक है ना। छठे से हम दूसरे पे आए हैं, तो प्रायिकता, ठीक है, पहला वाला अभाज्य संख्या। प्रायिकता किसकी? अभाज्य संख्या। तो मैंने अभी आपको बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। और हमने देखा था इसमें से कौन कौन अभाज्य था, 2 था, 3 था और 5 था। 2 3 और 5, ठीक है ना, 2 3 5 अभाज्य थे। तो कितने जने अभाज्य हैं? 3 जने, ठीक है ना। 1 2 3 जने अभाज्य हैं। और कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं 6, 1 से लेके 6 तक। तो इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट पहले के बी में अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? अभाज्य ना हो, ठीक है ना, अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है, कौन कौन अभाज्य नहीं है? 1 4 और 6 ये अभाज्य नहीं है। कितने जने हो गए? 3 जने हो गए। तो 3 बटे में कुल संख्याएं कितनी है? 6 है। काट के कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, ठीक है। अगला क्या था? 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी कौन संख्या थी? 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या थी, 6, यानी 5 से बड़ी तो एक ही संख्या है। और कुल संख्याएं कितनी है? 6 है। अगला क्या था? अगला था 5 से बड़ी ना हो, 5 से बड़ी नहीं है, ठीक है। कौन कौन 5 से बड़ा नहीं था? 1 2 3 4 और खुद 5 भी 5 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब 5 लोग थे 6 में से जो 5 से बड़े नहीं थे। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन भी हो गया, जो कि दूसरे की हेल्प से करना था, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन भी हो गया। और इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे।